हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमारा आज का टॉपिक है ब्लॉक। लास्ट लेक्चर में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। दैन एसोसिएटिविटी है, प्रेसिडेंस ऑर्डर, उसका जो टेबल थे एसोसिएटिविटी की कि कौन से ऑपरेशन में कौन से ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट होती है या लेफ्ट टू राइट होती थी, वो हमने पढ़ा था। दैन उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा था। ओके, कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है कि जो प्रोग्राम का फ्लो होता है, सीक्वेंस होता है, उसे चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो चेंज करने के लिए जो स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं, जो स्टेटमेंट इनेबल होते हैं कंट्रोल के लिए फ्लो को, तो वो स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर। ओके, और ये कंट्रोल स्ट्रक्चर में किसके कौन से स्टेटमेंट का यूज़ होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन से है या फिर सिलेक्टिव स्ट्रक्चर कौन से है। तो इफ स्टेटमेंट है, देन स्विच स्टेटमेंट, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो वो सारे जो स्टेटमेंट होते हैं वो क्या है, सिलेक्टिव स्ट्रक्चर या फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसके एग्जाम्पल है। और ये सारे एग्जाम्पल आज हम देखने वाले हैं वन बाय वन। ओके, तो उसके पहले हम आज बात करेंगे ब्लॉक के बारे में कि ब्लॉक क्या होता है। तो जनरली तो हमारी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि ब्लॉक मतलब क्या, कि एक स्टेटमेंट जो होते हैं उसका एक मतलब समूह होता है, एक जूथ होता है, ग्रुप होता है, एक जिसे आप क्या बोल सकते हो, ब्लॉक बोल सकते हो। ओके, तो वैसे यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जो ब्लॉक मतलब क्या, कि स्टेटमेंट का एक ग्रुप है और वो जो ग्रुप है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, इंक्लोज होता है, उसके अंदर लिखा जाता है। इट्स कॉल्ड ब्लॉक। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि व्हाट इज़ अ ब्लॉक। अ ब्लॉक स्टेटमेंट इज़ ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एनक्लोज बिटवीन अ पेयर ऑफ फ्रासेस। वन टाइप का एक ग्रुप ही है, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट हैं, वो स्टेटमेंट हम एक ब्लॉक में लिखते हैं, एक ग्रुप में लिखते हैं और वो ग्रुप को एक नाम दिया है, इट्स कॉल्ड ब्लॉक। और ये जो ग्रुप है वो किस में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये याद रखना है, मोस्ट आईएमपी है। ओके, कि जो यहाँ पे एमसीक्यू ब्लॉक में यही होगा कि जो ब्लॉक है तो उसके स्टेटमेंट, उसका कोई ग्रुप है, वो किस में लिखा जाता है, तो उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। तो ये फर्स्ट एमसीक्यू हमें यहाँ पे याद रखना है। ओके, उसके बाद जो फॉर्मेट होता है ब्लॉक का वो कैसा होता है, तो पहले यही आएगा कि ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, तो पहले कर्ली ब्रैकेट, उसके बीच में स्टेटमेंट और उसके बाद हम उसको क्लोज करेंगे ब्रेसेस को। ओके, तो ये उसका फॉर्मेट है। अब ये जो ब्लॉक है उसको यूज़ करने का पर्पस क्या है, उसका भी कुछ तो पर्पस होगा। ओके, तो उसका पर्पस क्या है, तो टू ग्रुप a sequence of statement into a unit that is to be treated as a single statement। वो अगर हमें ऐसे एज ए सिंगल स्टेटमेंट की तरह यूज़ करना है एक यूनिक को, एक ग्रुप को, तब किसका यूज़ होता है, ये ब्लॉक का यूज़ होता है। कि मतलब कि ये जो ब्लॉक है तो हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए सिंगल स्टेटमेंट होगा। पूरा एक ग्रुप ट्रीट कैसे होता है, एज ए सिंगल स्टेटमेंट, लेकिन वो है क्या, ब्लॉक है, ग्रुप है। ओके, तो वैसे अगर हमें ट्रीट करना है, यूज़ करना है, कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, तो हम ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेकेंड, टू ग्रुप लॉजिकली रिलेटेड स्टेटमेंट। ओके, कैसे रिलेटेड होगे, लॉजिकली रिलेटेड होगी स्टेटमेंट। टू क्रिएट अ वेरिएबल विथ लोकल स्कोप फॉर स्टेटमेंट विथ इन ए ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर स्कोप के साथ हमें क्या करना है, वेरिएबल को क्रिएट करना है, तो भी हम कर सकते हैं। हमें वेरिएबल को क्या करना है, क्रिएट करना है। ओके, आगे हमने देखा था कि वेरिएबल डिफाइन कैसे होता है, क्रिएट कैसे होता है, हम उसे वैल्यू कैसे देते हैं, वो सारी चीज़ें आगे हमने देखी थी। तो अगर हमें कोई वेरिएबल को क्रिएट करना है ब्लॉक के अंदर और स्कोप के साथ, तो उसे वो भी हम उसमें कर सकते हैं ब्लॉक में। यहाँ पे एक एग्जांपल है उसका। ओके, तो फर्स्ट है इंटीजर टेम्प। तो टेम्प नाम का एक वेरिएबल हमने लिया है। ओके, देन टेम्प इज इक्वल टू एक्स। अब टेम्प को हमने कौन सी वैल्यू दी है, एक्स। तो क्या करेगा, सेव अ कॉपी ऑफ एक्स इन टेम्प। ओके, देन एक्स इज इक्वल टू वाई। तो वो अब क्या हुआ, जो कॉपी वाई की थी वो कहाँ पे स्टोर होगी, एक्स के अंदर होगी। अब देन हमने किया कि वाई इज इक्वल टू टेम्प। ओके, तो टेम्प की वैल्यू कहाँ पे होगी, वाई के अंदर स्टोर हुई। ओके, तो ये सारी कॉपी होगी। तो ये सिर्फ उस ब्लॉक का एग्जाम्पल है।
इन शॉर्ट ब्लॉक टॉपिक के अंदर आपको याद ये रखना है कि ब्लॉक क्या है। तो ब्लॉक स्टेटमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एंड उसके लिए कौन से सिंबल का यूज़ होता है इंक्लोज करने के लिए, तो कर्ली ब्रैकेट का यूज़ होता है, वो हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है ये जो ब्लॉक है उसका यूज़ कैसे करते हैं हम। तो when we declare variable inside a block, they are local in that block and search variable case to exist after the block. We cannot use them outside the block in which it is declared. मतलब कि आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो इनसाइड ए ब्लॉक, वेरिएबल के अंदर आप जो भी ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, तो कोई बाहर का जो आउटसाइडर होता है, आउटसाइडर वाला ब्लॉक होता है, उसे वो एक्सेस नहीं करने देता। वी कैन नॉट यूज टेम आउटसाइड द ब्लॉक इन विच इट इज़ डिक्लेयर। A variable declared inside a block is completely inaccessible and invisible from outside that block. कोई भी जो वेरिएबल हमने ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया है वो कम्प्लीटली कैसा होगा, इनएक्सेसिबल होगा एंड इनविजिबल होगा। कोई आउटसाइडर होगा, वो हमारा जो ब्लॉक है उसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसका यूज़ वो नहीं कर सकता। ओके, तो ये उसका एक एडवांटेज है। Then when the variable declaration statement is executed, memory is allocated to hold the value of the variable, and when the block ends, that memory is released and is made available for reuse. मतलब हम जब कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, वेरिएबल की हम वैल्यू देते हैं, तो क्या होगा, उसकी जितनी वैल्यू दी है उतनी मेमोरी अलोकेट हो जाती है, वो मेमोरी होल्ड होती है ओके वैल्यू के हिसाब से। लेकिन जब ब्लॉक का एंड होता है, ब्लॉक ख़त्म हो जाता है, तब क्या होगा, वो मेमोरी होगी वो रिलीज़ हो जाती है एंड फिर वो रीयूज़ के लिए अनदर वेरिएबल को वैल्यू के लिए हम उसे दे सकते हैं, उसको रीयूज़ कर सकते हैं। सो द वेरिएबल इज सेड टू बी लोकल टू द ब्लॉक। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि स्कोप ऑफ द वेरिएबल या फिर लोकल टू द ब्लॉक, तो ऐसा बोला जाता है। तो देयर इज़ अ जनरल कॉन्सेप्ट कॉल्ड द स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। ओके, तो ब्लॉक आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या है, तो द इफ स्टेटमेंट कैन यूज इन अ प्रोग्राम इनेबल टू टेक वन ऑफ टू अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन depending on whether the value of a given boolean value expression is true or false. It is an example of branching or decision और सिलेक्टिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। आगे हमने देखा, अभी मैंने बताया कि कंट्रोल स्ट्रक्चर, सिलेक्टिव स्ट्रक्चर के एग्जांपल में इफ स्टेटमेंट है, तो ये आपका इफ स्टेटमेंट आ गया। ओके, ये क्या है कि अगर दो एक्शन में से एक्शन है, उसमें से अगर कोई एक ही वैल्यू लेनी है, कि कोई भी स्टेटमेंट में कंडीशन या तो ट्रू होती है या तो फिर फॉल्स होती है। ओके, तो अब इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ होता है। अब ये इफ़ स्टेटमेंट के सिंटेक्स आप देख सकते हो यहाँ पे कि इफ़ है, देन राउंड ब्रैकेट के अंदर बुलियन एक्सप्रेशन आएगा, देन कर्ली ब्रैकेट स्टेटमेंट 1, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किया है, एल्स कर्ली ब्रैकेट स्टेटमेंट 2 एंड इसको ब्रैकेट को क्लोज किया है। ओके, ये इसकी सिंटेक्स है, याद रखनी है, आईएमपी है। अब इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि बुलियन एक्सप्रेशन वैसे ही कि अगर स्टेटमेंट 1 क्या होता है, आपका ट्रू है, ओके, वो कंडीशन आपकी ट्रू होती है, तो आपका बुलियन एक्सप्रेशन कौन सा होता है, ट्रू होगा। अदरवाइज आपकी कंडीशन अगर जो फॉल्स है तो वो कहाँ पे होगी, स्टेटमेंट 2 के अंदर होती है। When if statement is executed, it first evaluates boolean expression. If its value is true, it executes statement 1. Otherwise, it executes a block of statement written after keyword else. मतलब कि आपकी कंडीशन अगर फॉल्स है तो ही वो एल्स में जाता है, अदरवाइज़ आपकी कंडीशन जो ट्रू है तो इफ़ वाला जो स्टेटमेंट है वही एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ही वो एल्स के अंदर जाके स्टेटमेंट 2 को चेक करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, हम देख सकते हैं ओके कि इफ़
यहाँ पे हमने इफ एल्स का एग्जांपल लिया है कि इफ़ एक्स मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0, ओके। एक्स को हम सिर्फ एज्यूम कर लेते हैं। अब क्या करना है हमें कि x मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ओके। कोई भी x की आप वैल्यू लेते हो तो वो वैल्यू को आप मॉड्यूल 2 करते हो, ओके। देन जो आंसर आता है वो 0 के साथ इक्वल होता है, ओके, होता है। अगर आपको वो 0 के साथ इक्वल होता है, आंसर आपका जो भी आता है कि आंसर आपका इवन आता है या ऑड आता है, तो क्या आएगा कि आप देख सकते हो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक्स, आपने एक्स को प्रिंट करवाया, ओके। आप एक्स की आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। अब क्या हुआ कि आपने जो एक्स की आप वैल्यू अपने 4 दी है, तो क्या हुआ 4 मॉड्यूल 2 होगा, तो जो भी आंसर उसका आएगा, अगर उसका आंसर इवन में आता है तो कौन सा आएगा, सिर्फ इफ वाला स्टेटमेंट ही आपका एग्जीक्यूट होता है। तो आपका आंसर ये आएगा कि एक्स इज़ इवन, या फिर जो भी आंसर आएगा वो इज़ इवन आएगा। अगर इवन नहीं आता है, ऑड में आता है, तो क्या आएगा, जो एल्स में जाएगा नीचे वाले स्टेटमेंट में जाएगा और फिर वो एग्जीक्यूट होगा और ये आएगा आपका आउटपुट की एक्स इज़ ऑड। तो ऐसे इफ़ एंड एल्स वर्क करता है कि अगर आपकी इफ़ या एल्स के अंदर अगर आपकी स्टेटमेंट, आपकी कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के अंदर ही वो हो जाता है एग्जीक्यूट। अगर वो फॉल्स है तो ही वो एल्स में अंदर जाता है। एल्स चेक करता है कि वो फॉल्स है और फॉल्स वाला आपका स्टेटमेंट फिर आउटपुट में शो होता है, ओके। आप इफ़ एल्स के अंदर यहाँ पे ये है कि अगर आपको एल्स का यूज़ नहीं करना है तो भी आप नहीं कर सकते। यहाँ पे देख सकते हो इफ़ बूलियन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट 1 है, ओके। कई बार हम इफ़ के अंदर दूसरे इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं और उसे बोला जाता है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। When an if statement is used in another if statement, it is called nested if statement। याद रखना है कि एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम दूसरे इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हो तो उसे क्या बोला जाता है, तो नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। यहाँ पे हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 17, ओके। कंडीशन रखिए यहाँ पे, देन कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है कि देन कर्ली ब्रैकेट उसके नीचे लिखेंगे ग्रेड इज इक्वल टू ए। मतलब कि कंडीशन क्या रखी है कि अगर 70 के ऊपर हमारे मार्क्स है तो ग्रेड ए आना चाहिए, ओके। अदर एल्स मतलब नहीं है तो क्या है, इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 16 देन क्या कौन सा ग्रेड आएगा, बी आएगा। लेकिन अगर वो भी नहीं है मार्क्स तो कौन से है, एल्स इफ में क्या लिखा कि मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 ग्रेड सी, ओके। सी भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो और कंडीशन रखी और एल्स लिखा कि एल्स ग्रेड इक्वल टू एफ। तो यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं, मतलब इफ़ एल्स में हम 2 बार भी उसका यूज़ कर सकते हैं इफ़ स्टेटमेंट का, इफ़ के अंदर। इट्स कॉल्ड नेस्टेड इफ़। अब है स्विच स्टेटमेंट। ये भी सिलेक्टिव स्ट्रक्चर है, कंट्रोल स्ट्रक्चर का ही एग्जांपल है। तो स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कब होता है, स्विच स्टेटमेंट इज़ यूज व्हेन देयर आर मैनी अल्टरनेटिव एक्शन टू बी टेकन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल और एक्सप्रेशन। ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे हमें एक से ज़्यादा एक्शन का यूज़ करना पड़ता है, लेने की ज़रूरत पड़ती है, तब किसका यूज़ होता है, स्विच स्टेटमेंट का यूज़ होता है, ओके। यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कब होगा कि जब हमें एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव एक्शन की लेने की ज़रूरत पड़ती है, तब स्विच स्टेटमेंट का यूज़ होता है, ओके। अब यहाँ पे उसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि स्विच, उसका जो सिंटेक्स है याद रखना है कि स्विच, उसके बाद एक्सप्रेशन, कर्ली ब्रैकेट और केस। स्विच के अंदर केस का यूज़ होता है, केस कांस्टेंट 1, देन उसके बाद स्टेटमेंट 1, फिर ब्रेक करवाया है कि देन केस कांस्टेंट 2, स्टेटमेंट एंड ब्रेक। और वैसे ही हम इसमें 3 केस का हमने यूज़ किया है, ओके। ये उसका सिंटैक्स ही है जिसमें केस एंड ब्रेक का यूज़ होता है। और लास्ट में डिफ़ॉल्ट लिखा है, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एंड 1। डिफ़ॉल्ट लिखना ज़रूरी नहीं है, वो ऑप्शनल है, ओके। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपने जो भी स्विच करवाया होगा कि स्विच, यहाँ पे हमने लिखा है कि जनवरी लिखा है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि केस के अंदर हमने केस 1 में जनवरी लिखा, केस 2 में फरवरी लिखा है हमने, तो क्या होगा, हमने जो भी स्विच के अंदर वो जो भी एक्सप्रेशन लिखा है वही हमारा आउटपुट में आएगा, ओके। तो वैसे ही स्विच स्टेटमेंट वर्क करता है। इन द स्विच स्टेटमेंट द टेस्ट एक्सप्रेशन शुड बी ऑफ द टाइप
बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट और इंटीजर। ये याद रखना है हमें कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो टेस्ट एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं हम टेस्ट करने के लिए, वो कैसा होना चाहिए, वो बाइट होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, शॉर्ट या इंटीजर होना चाहिए। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जनवरी के, मतलब जो मंथ के नाम है उसमें हम जनवरी को मतलब वो स्ट्रिंग की जगह अगर कैरेक्टर की जगह हमें नंबर लिखना है तो भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये याद रखना है स्विच स्टेटमेंट में कि स्विच स्टेटमेंट में टेस्ट एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, तो बाइट होने चाहिए, कैरेक्टर, शॉर्ट या फिर इंटीजर होने चाहिए। Okay, when executing switch statement, the value of the test expression is compared with each of the case value in turn from case onwards. If a match is found, the respective case statement are executed. If no match is found, the default statement is executed. अगर कुछ मैच नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है. It is optional. So if there is no match in any of the cases and a default does not exist, the switch statement completes without doing anything. Note that break statement used after each case is not mandatory. Use of break statement is to break the switch statement. ओके, ब्रेक का यूज़ करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर हमें ब्रेक करना है कोई भी केस को तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं. वो जंप के लिए यूज़ होता है. जंप एट द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द एंड ऑफ स्पीच. नेक्स्ट है रिपीटिटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिपीटिटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर. फर्स्ट है फॉर लूप, वाइल एंड डू वाइल लूप. यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर लूप है. 3 टाइप की लूप होते हैं, याद रखना है. IMP है. कंट्रोल स्ट्रक्चर के 3 टाइप्स होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप. फर्स्ट है आपकी फॉर लूप. यहाँ पे सिंटैक्स के साथ स्ट्रक्चर भी है, आपको याद रखना है. फॉर लूप में 3 एक्सप्रेशन आते हैं. एक्सप्रेशन 1, 2, 3 देन स्टेटमेंट आता है. एग्जाम्पल MCQ में ये भी आ सकता है कि फॉर लूप में कितने एक्सप्रेशन आते हैं, तो 3 एक्सप्रेशन आते हैं सिंटैक्स में, ये याद रखना है. वाइल लूप की सिंटैक्स है वाइल, एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट. ओके, एंड डू वाइल के अंदर डू, स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन. देखो आप देख सकते हो कि फॉर लूप एंड वाइल लूप कैसे ये सेम है, मतलब कि दोनों लूप में पहले लूप आती है, लूप और एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट आता है. लेकिन डू वाइल में क्या हुआ, जो स्टेटमेंट है वो आगे आता है एंड एक्सप्रेशन पीछे आती है. ये फर्स्ट आप देख सकते हो स्ट्रक्चर. एक्सप्रेशन 1, 2. अगर सेकेंड एक्सप्रेशन आपका क्या होता है, ट्रू होता है, मतलब कि वो कहाँ पे जाएगा, स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन 3 में जाता है. अदरवाइज क्या होगा, आपका फॉल्स होगा. वैसे ही आप वाइल लूप में देख सकते हो कि पहले क्या होता है कि एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो वो स्टेटमेंट में जाता है, अदरवाइज फॉल्स होता है. और डू वाइल के अंदर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेटमेंट में जाता है और उसके बाद एक्सप्रेशन चेक करता है कि ट्रू है कि फॉल्स है. हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कैसे वर्क करेगा. देखो, इन फॉर एंड वाइल लूप टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट एंड द स्टेटमेंट इन द लूप आर एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू. ये दोनों लूप सेम जैसे ही हैं. ओके, दोनों में क्या होता है, फर्स्ट टेस्ट एक्सप्रेशन है वो इवैल्यूएट होता है. ओके, देन द स्टेटमेंट इन द लूप आर एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू. अगर कंडीशन दोनों में ट्रू होती है तो ही वो नेक्स्ट वाले जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट होता है. दीज लूप्स आर एंट्री कंट्रोल्ड और प्री टेस्ट लूप कंस्ट्रक्ट. इसे क्या बोला जाता है, याद रखना है कि फॉर लूप को क्या बोलेंगे हम, एंट्री कंट्रोल लूप भी बोल सकते हो और प्री टेस्ट लूप भी बोल सकते हैं. क्यों, क्योंकि जो वो एंट्री होती है, फॉर लूप की एंट्री है, प्री टेस्ट आगे की एंट्री वाले एरिया में ही वो क्या हो जाता है, एक्सप्रेशन वो मतलब चेक हो जाते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है. तो इसीलिए हम उसे एंट्री कंट्रोल या प्री टेस्ट बोल सकते हैं. Then when number of iteration are predetermined, usually for loop is used.
कब उसका यूज़ होता है कि जब नंबर ऑफ इटरेशन के अगर हमें क्या चेक करना है उसका नंबर हमें पता है लूप में, तब हम इस लूप का यूज़ कर सकते हैं। ये आईएमपी है, याद रखना है। ये फॉर लूप का यूज़ कब होता है, तब जब हमें इटरेशन की वैल्यू पता होती है, कितने हैं नंबर ऑफ इटरेशन पता है, तब ये लूप का यूज़ होता है। इन दिस लूप ऑल द 3 एक्सप्रेशन आर ऑप्शनल। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, मतलब कि फोर लूप के अंदर जो 3 एक्सप्रेशन थे ना कि एक्सप्रेशन 1 2 3, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है, इनिशियलाइज़र। सेकंड एक्सप्रेशन को कंडीशन बोला जाता है एंड थर्ड को इटरेटर बोला जाता है। ओके, देन जो हम यूज़ करते हैं सेमीकोलन का, ओके, तो वो किसके लिए होता है, वो इज़ वैलिड, क्योंकि अगर तीनों को अगर हमें अलग रखना है तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। But require some control statement to break the loop. If break statement is not executed, it will result in infinite loop. अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करते तो लूप कैसी बनती है, इनफाइनाइट लूप बन जाती है। इन डू वाइल लूप इट इवैल्यूएट्स द टेस्ट एक्सप्रेशन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट इन लूप। पहले वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, इसमें उल्टा है, और उसके बाद इवैल्यूएट होती है लूप, टेस्ट एक्सप्रेशन चेक करता है कि ट्रू है कि फॉल्स है। इट रिपीट द लूप इफ द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू, दस डू वाइल लूप इज एग्जिट कंट्रोल और पोस्ट टेस्ट लूप। एक लूप को क्या बोला जाता है, एग्जिट कंट्रोल। जैसे कि फॉर लूप को क्या बोला जाता था, एंट्री कंट्रोल बोला जाता था, वैसे ही डू वाइल को क्या बोला जाता है, एग्जिट कंट्रोल एंड पोस्ट टेस्ट लूप बोला जाता है। क्योंकि उसमें जो स्टेटमेंट होते हैं ट्रू है कि फॉल्स, वो कहाँ पे, बाद में लास्ट में चेक होता है, इसलिए। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो आप फॉर लूप का कि फोर, देन 3 एक्सप्रेशन लिए हैं हमने। फर्स्ट इंटीजर i इज इक्वल टू 0, ओके, i ग्रेटर देन 10 एंड i प्लस प्लस, मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज़ कर सकते हैं आप। देन कर्ली ब्रैकेट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln i, ओके, देन क्लोज किया है। अब क्या होगा, कंडीशन क्या है फॉर की कि i इक्वल टू 0, i क्या है 0, i ग्रेटर देन 10, i प्लस प्लस। i की वैल्यू आपने 0 ली है अभी, ओके, लेकिन एक्सप्रेशन थर्ड है उसमें क्या लिखा है आपने, i प्लस प्लस, मतलब कि i की वैल्यू क्या होती है, +1 ऐड होती है। तो अभी i की वैल्यू 0 है, तो जब लूप चलती है तो क्या होगा, i प्लस 1 होगा, तो i प्लस 1 मतलब कि 0 प्लस 1 तो 1 हुई वैल्यू। उसके बाद फिर से लूप चलेगी, देन 1 प्लस 1 होगी, तो वैल्यू i कितनी हुई, 2 हुई। अब ये लूप कहाँ तक चलने वाली है, i प्लस प्लस करके, जब तक 10 नहीं हो जाता, i ग्रेटर देन 10, जब तक 10 तक वैल्यू नहीं आती, मतलब i की वैल्यू कौन सी नहीं होती, 10 से कम नहीं होती, तब तक ये लूप कैसी है, चलने वाली है, ओके। तो ऐसे ये लूप चलती है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप जो है, तो जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलती रहती है, जब तक i की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, 10 नहीं हो जाती। देन है वाइल लूप। तो वाइल लूप में, वाइल एंड फॉर लूप में डिफरेंस ये है कि फॉर लूप के अंदर 3 एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं हम सेमीकोलन का यूज़ करके, लेकिन वाइल लूप में सिर्फ हम एक ही का यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर i इक्वल टू 0, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वाइल i ग्रेटर देन 10, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln i प्लस प्लस, ओके। ये वही एग्जांपल है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, i की वैल्यू है वो 10 तक नहीं आ जाती, तब तक ये लूप वर्क करती है। लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें हम जैसे कि 3 एक्सप्रेशन का फॉर लूप में हम यूज़ कर सकते हैं, तो वैसे यहाँ पे हम वाइल में एक ही एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। एंड यू डू वाइल लूप, ये जो थर्ड है, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, डू, तो पहले क्या हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln i प्लस प्लस, ओके। ये पहले चेक नहीं करता है कि वाइल i ग्रेटर देन 10, अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो वो बीच लास्ट में चेक करता है। एग्जाम्पल तो वही है, लेकिन क्या होता है डू वाइल के अंदर पहले क्या होगा, जो स्टेटमेंट है वो इवैल्यूएट होता है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है हमारा एक्सप्रेशन है वो उसमें टेस्ट होता है कि ट्रू है कि फॉल्स है उसकी वैल्यू।
ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपको पता होगा कि हाँ मतलब थोड़ा 30% सिलेबस हमारा कट हो चुका है। तो यहाँ पे जो लास्ट एक टॉपिक था हमारा यहाँ पे कि लेबल नाम का, तो लेबल नाम का एक टॉपिक अभी नहीं आने वाला एग्ज़ाम में, तो ब्रेक, कंटिन्यू एंड लेबल हम नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू।